Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome back to Sky Classes and welcome again to NEET Finishing Test Series. I am Irshad Sir and this time I am going to discuss one more lecture from Plant Physiology. Plant Physiology में बेटा अभी तक हमने दो चैप्टर्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. एक चैप्टर हमारा जो था दैट वाज ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स और दूसरा चैप्टर जो था दैट वाज मिनरल न्यूट्रिशन. आज बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं उनको बेटा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस, विल बी डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एंड विल बी डिस्कसिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक. सो पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार था. अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत फ़र्क है. ठीक, आपकी दुआओं की वजह से आज बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं उतना जो है अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो गया हूं. लेकिन आपके लिए ज़रूर आना पड़ा फिर से ऑनलाइन, क्योंकि आपका टाइम इस वक्त बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका. ठीक, मैं वेट नहीं कर सकूंगा कि मैं कब तक पूरी तरह से रिकवर हो जाऊं फिर आपके लिए ऑनलाइन आ जाऊं. ठीक, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल बी स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर. हमारा जो आज है बेटा फोटोसिंथेसिस चलेगा, रेस्पिरेशन चलेगा और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलेगा. चलिए बेटा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा. ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन जो बेटा हमारा है, हुज एक्सपेरिमेंट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक. देख लीजिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जब भी आप खोलेंगे अपने एनसीईआरटी पे, जब भी आप फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो क्या मसला होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस में मसला ये होता है कि सबसे पहले आपके एनसीईआरटी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड, और उनमें कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है उनमें फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट फैक्ट्स जो है प्रूव किए गए. ठीक, तो से फॉर एग्जांपल हमारा वहां पे जो एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है हमारा, वहां पे बेटा हाफ लीफ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है हमारा. वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यानी कि 2-2.5-3 पेज पे करीब करीब वो एक्सपेरिमेंट्स चले हुए. तो उन एक्सपेरिमेंट्स को बच्चे अक्सर बेशतर ना बिल्कुल इजी लेते हैं ना. 3 पेज आप इस तरह से इजी मत ले लो कि एक्सपेरिमेंट है कुछ काम नहीं करेगा. ये 3, 3.5 या 4 पेज जो एनसीईआरटी के बनते हैं, ये इसका मतलब है कि इट हैज अ मीनिंग. समझ में आ रही बात. ये एक बहुत वजन रखता है 3-4 पेज आपके एनसीईआरटी का. इसको यूं ही रद्दी की टोकरी में आप नहीं फेंक सकते, इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी. ठीक, तो मैंने वहीं से बेटा स्टार्ट किया है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. हुज एक्सपेरिमेंट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक. देखिए बेटा, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को बेटा हमने देखा है, आपने पढ़ा है. ठीक, तो आपको बताना है कि किसका एक्सपेरिमेंट जो है दैट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक. एक जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था जिसमें जोसेफ प्रिस्ले ने एक बेल जार में रखा था प्लांट वगैरह. ठीक है बेटा, और एक चूहा भी रखा था, और उसके बाद उसने देखा था कि कब वो मरा कब वो जिंदा रहा. एक कैंडल भी रखा था. दैट इज सेपरेट एक्सपेरिमेंट. इसमें कोई रेडियो आइसोटोप की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक, टीडब्ल्यू एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में भी रेडियो आइसोटोप की जरूरत नहीं पड़ी. जॉन इंगनहाउस की एक्सपेरिमेंट में भी रेडियो आइसोटोप की जरूरत नहीं पड़ी. ये वाला एक्सपेरिमेंट जो कॉर्नेलियस वैन नील ने किया था एक्सपेरिमेंट, इसमें रेडियो आइसोटोप की जरूरत पड़ी. कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट क्या था? कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया हमारे पास बेटा जो फोटोसिंथेसिस है, ये बेटा हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है. वी हैव CO2, वी हैव H2O. ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसमें बेटा हमें क्या बनता है? C6H12O6 बनता है. और क्या बेटा निकलता है? और बेटा निकलता है ऑक्सीजन. समझ में बेटा आ रही बात. कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन बेटा निकलता है, ये ऑक्सीजन निकलता है असल में बेटा कहां से? H2O से. तो कॉर्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट से पहले बॉटनिस्ट का ये बिलीफ था कि ये ऑक्सीजन जो है ये शायद निकलता है CO2 से, लेकिन इसने बताया ये CO2 से नहीं निकलता है. ये कहां से निकलता है? H2O से निकलता है. ठीक, इसमें बेटा इसने इस्तेमाल किया ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को, जो सल्फर इवॉल्व करते हैं बैक्टीरिया. ठीक है बेटा, तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स की जरूरत भी पड़ गई. वो एक डिटेल में हमने पढ़ाया है आपको. ठीक है बेटा, तो लेकिन ये आपको याद रखना है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से ये वाला एक्सपेरिमेंट बाद में प्रूव किया गया. चलिए नेक्स्ट. फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज. फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी एनसीईआरटी ने बेटा इस पे अच्छा खासा एक डिस्कशन चलाया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देख लीजिए फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है. पहला ऑप्शन है इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ. ठीक है बेटा, और यही इसका सही ऑप्शन है जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है. ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है जितना भी पूरी दुनिया में बेटा फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस से ही बनता है, इसी से फिर फूड आगे चलता है. सो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ
ऑफ फूड ऑन द अर्थ। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपको इस तरह से नीट में क्वेश्चन आएगा, आपको दिखेगा कि सारे ऑप्शंस ना इसके सही दिख रहे हैं। इट यूटिलाइजेस वाटर टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात? देखो, फोटोसिंथेसिस से हमें फूड बनता है, हमें डायरेक्टली एटीपी नहीं बनता है, एटीपी हमें रेस्पिरेशन से बनता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इट प्यूरिफाइज एयर बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, आप सोचेंगे फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयर से क्या करता है बेटा, फिक्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और एयर को प्यूरिफाई करके हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। इसलिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है बाय प्रोडक्ट, याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप में से कोई सोचेगा कि ये भी तो इंपॉर्टेंस है ना फोटोसिंथेसिस की, ये एयर को प्यूरिफाई करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एयर में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा, तो एयर में हमारे पास पॉइजनस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, ये एक इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंसेस जो है ना, ये सेकेंडरी है, ये भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस से होता है। ठीक है बेटा, इट हार्वेस्ट्स सनलाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ NADPH। ठीक, देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस में आपको कुछ भी बन जाएगा, क्या भी हो जाएगा, लेकिन बेसिक जो एम फोटोसिंथेसिस का है कि ये फूड बनाता है, और यही फूड जो है, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के लिए यही फूड अवेलेबल होता है। ठीक, एक इंग्लिश फिलोसफर है, उसका एक कोटेशन है बेटा, मैं बार बार आपको बोलता हूं, उसकी एक कोटेशन है, उसकी बेटा एक कोटेशन है, इंग्लिश फिलोसफर की एक कोटेशन है, ऑल फ्लैश इज ग्रास, ऑल फ्लैश इज ग्रास। यानी कि जो भी आप खाते हैं, जो गोश्त वगैरह आप खाते हैं, तो असल में है क्या, ग्रास है, बिकॉज इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है, और दूसरी बात बेटा, इस ऑब्जेक्टिव के हवाले से, आप इस MCQ के हवाले से ये भी याद रखें कि ये सारी ऑप्शंस जो है, ये आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस नहीं की है, आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस किया है कि ये इंपॉर्टेंस है आपके फोटोसिंथेसिस की। सो वट एवर इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस हैज, यू हैव टू गो थ्रू योर NCERT टेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंस NCERT टेक्स्ट ने डिस्कस किया ना, वही इंपॉर्टेंस आपका नीट में सही बन जाएगा। तो ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन फोटोसिंथेसिस फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस में एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होता है, एक मॉलिक्यूल जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होता है, ठीक, इसके लिए कितने H2O मॉलिक्यूल चाहिए, कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, ताकि हमें C6H12O6 बन जाए। देखिए बेटा, आपके हमारे पास अगर हम बेटा देखेंगे, फोटोसिंथेसिस की करेक्ट रिएक्शन आपके NCERT ने बेटा दिखाई है, 6 times CO2 एंड इट इज 12 times H2O, इट इज 12 times H2O। ठीक है बेटा, ये देता है हमें C6H12O6, C6H12O6, एंड ये देता है बेटा हमें 6 times, ये देता है बेटा हमें 6 times O2, ये देता है बेटा 6 times O2, और ये देगा हमें 6 times, जरा बैलेंस करके देखो, C6। ठीक है बेटा, C6 तो आ गया, ठीक है बेटा, H12 into 2 24, H कितने आ गए, 12, तो हम लिखेंगे बेटा इधर H2। ठीक है बेटा, अगर हम इसको लिखेंगे 6 times H2O, 6 into 2 12, 12 and 12 24, हो गया बैलेंस। ठीक, हाँ, ये आपके NCERT ने बेटा दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जो रिएक्शन लिखते हैं ना, 6 times CO2, 6 times H2O, दैट इज नॉट द करेक्ट रिएक्शन। करेक्ट रिएक्शन ये वाली है, आपके NCERT ने दी है। अकॉर्डिंग दिस रिएक्शन, देखिए, अगर हमें 6 मॉलिक्यूल्स किसके बेटा फिक्स करने हैं, जब हम 6 मॉलिक्यूल्स किसके फिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमें एक बार क्या बन जाता है बेटा, हमें एक बार फूड बन जाता है। ठीक, व्हाट इज द क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स, जब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होगा, इसको कितने वाटर मॉलिक्यूल साथ जरूरत पड़ते हैं ताकि ये फूड बनाएगा। समझ में आ रही बात? 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होते हैं, और हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होगा, तो हमें कितने बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे, हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे। ठीक है ना बेटा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इस रिएक्शन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में अगर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इसके लिए जरूरत है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। चलिए नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कंटेन फोटोसिस्टम्स कंटेन ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट। फोटोसिस्टम जो है ना, इसमें सारे पिगमेंट्स होते हैं बेटा, लेकिन एक्सेप्ट
एक चीज नहीं होती, ये फोटो सिस्टम्स हैं, वी हैव टू फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड वी हैव फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका बेटा हो गया फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम जो है बेटा, इसमें हमारे पास बहुत से पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हमें बेटा यहाँ पे ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है बेटा, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। ठीक है बेटा, तो मैं सारा ये लिखूंगा इधर। ठीक है बेटा, लेकिन अब ये देख लीजिए, ये फोटो सिस्टम है, लेट इट बी फोटो जो आप इसको बताएंगे, कोई मसला नहीं। ये बोलता है क्वेश्चन की फोटो सिस्टम्स कंटेन ऑल द पिगमेंट्स, इसमें सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट, क्या इसमें नहीं होता है, एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैंथोफिल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैरोटीन। इसका सही ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि बेटा इसमें यहां पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइड, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको बेटा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे बेटे रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं बेटा रिएक्शन सेंटर। ठीक है बेटा, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, देखो इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है, यहां भी क्लोरोफिल ए है, यहां भी क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए, दीज आर द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। समझ में आ रही बात? लेकिन ये एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। समझ में आ रही बात? ठीक, फोटो सिस्टम जो है इनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है ये क्लोरोफिल ए, जब इस पे बेटा लाइट पड़ेगी, ये इसको हार्वेस्ट करेगा, इसको देगा, ये हार्वेस्ट करके इसको देगा, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को बेटा हार्वेस्ट करते हैं, और ये सारी लाइट हार्वेस्ट होके जमा होती है बेटा किसके पास? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ना, ये लाइट को हार्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि ये सारे मॉलिक्यूल्स इसको बेटा लाइट देते हैं, यहीं से फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ये सारे जो है ना, दिस आर द पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट दिस क्लोरोफिल ए। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो है ना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम्स। ठीक है बेटा, तो ये इसका सही ऑप्शन बेटा बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में करेक्ट क्या नहीं है, समझ में बेटा आ रही बात? चलिए, पहला, एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ठीक है बेटा, एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? ठीक, देखिए बेटा, हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ना, इनकी अभी मैं बता रहा था, इनकी फंक्शन होती है कि ये एक्चुअली लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जो हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक, इनमें बेटा हमारे पास होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं? इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में आपको बोलना है करेक्ट क्या है। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ये सही है। अभी आपने देखा कि एसेसरी पिगमेंट्स जो है, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए में। ठीक, दे एनेबल वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए बेटा, इतना बड़ा हमारे पास फोटो सिस्टम है, अगर यहां पे लाइट गिरेगी, यहां पे लाइट गिरेगी, पे लाइट गिरेगी, तो ये लाइट जो है ना, अगर ये क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, अगर इस पे लाइट गिरेगी तो उतनी लाइट जो है ना इस्तेमाल हो जाएगी। क्या ये वाली लाइट इस्तेमाल हो जाएगी? अगर यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स नहीं होंगे, ठीक, फिर ये लाइट इस्तेमाल नहीं हो जाएगी। तो एसेसरी पिगमेंट्स इतने फैले हुए हैं, ये यहाँ से लाइट को जमा करके इसके पास लाते हैं। तो इसका मतलब है कि इट एनेबल्स वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी सही है ना? हाँ। तीसरा क्या है? प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एसेसरी पिगमेंट्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन देते हैं? नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो क्लोरोफिल ए देता है। समझ में? ये एसेसरी पिगमेंट नहीं होता है। ठीक, क्लोरोफिल ए जो है ये मैन पिगमेंट होता है। ठीक, चलिए बेटा, तो ये इसका हो गया गलत आंसर, और हमारा यही बेटा इसका बनेगा सही ऑप्शन। ठीक, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये बोलता है कि फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को बचाते हैं। ठीक है बेटा, ये भी सही है, फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को बचाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लोरोफिल ए को क्या देते हैं बेटा? ये इसको क्या देते हैं? ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक, चलिए, consider the following statements with respect to non-cyclic photophosphorylation. non-cyclic photophosphorylation के रिलेटेड आपको बेटा चूज करना है कौन सा। अच्छा, आपको ये स्टेटमेंट्स पहले बेटा देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स बेटा दिए हुए हैं, इनको स्टेटमेंट्स को पहले कंसीडर कर दीजिए, उसके बाद आपका ऑप्शंस आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अप हिल फ्रॉम फोटोस्टम सेकंड टू एक्सेप्टर, डाउन हिल टू फोटोस्टम फर्स्ट फ्रॉम एक्सेप्टर। हमारा बेटा जो इसमें चलेगा, जो आपका बेटा चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं।
ठीक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास बेटा फोटो सिस्टम सेकंड होता है इस तरह से। यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा रिएक्शन सेंटर, यहाँ से बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक, तो अपहिल हो गया ना बेटा ट्रांसपोर्ट, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया। तो पहला क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अपहिल फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड, सही है। तो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, डाउन हिल टू फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इधर से बेटा इधर आ जाएंगे, डाउन हिल हो गया ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक, फ्रॉम एक्सेप्टर टू फोटोस्टम फर्स्ट, डाउन हिल टू फोटोस्टम फर्स्ट फ्रॉम एक्सेप्टर। तो ये ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम फोटोस्टम सेकंड, जो इधर से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकले फोटोस्टम सेकंड से, आर यूज्ड अप, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट आर नॉट यूज्ड अप। अब देख लीजिए, यहां से भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये NADP को रिड्यूस करेंगे, NADP को रिड्यूस करेंगे इनटू NADPH2। ये बेटा NADP को रिड्यूस करेंगे इनटू NADPH2। अब देख ले, इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ये इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं किसमें बेटा यूज होते हैं, इन रिड्यूसिंग NADP टू NADPH2। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड आर यूज्ड अप। अब मुझे बताओ, ये फोटोस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं बल्कि किस में आ जाते हैं, फोटोस्टम फर्स्ट में आ जाते हैं। समझ में आ रही बात, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम फोटोस्टम फर्स्ट आर नॉट यूज्ड अप, जबकि फोटोस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बेटा गलत है। ठीक, तो एक सही है एक गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हम बोलेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। असर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोस्टम फर्स्ट। ये बता रहा है कि हमारे पास इस तरह से बेटा फोटो सिस्टम सेकंड होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, और ये बेटा हमारे पास होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है इट इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम फर्स्ट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहां पे होता है, फिर वाटर से O2 निकलेगा, फिर वाटर से H पॉजिटिव निकलेगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। समझ में आ रही बात, चलिए बेटा इस वाटर से मैं दिखाऊंगा इधर की इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा निकल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं, फोटोस्टम फर्स्ट के पास जाते हैं। अगर मैं इसका सही मान लूं, ठीक, क्या बता रहा है ऑप्शन फर्स्ट, इफ, अच्छा सॉरी, assertion क्या बता है, splitting of water is associated with photostem first, is it true, no it is false। splitting of water जो है ना it is associated with photostem second, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, assertion, रीजन क्या है, it produces H positive for reduction of NADP to NADPH। मुझे बताओ, अगर जो हमारे पास splitting of water है इसमें बेटा क्या होता है, अगर हमारे पास पहला ऑप्शन गलत है, समझ में आ रही बात, ये बता रहा है कि जब हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएट है फोटोस्टम 1 के पास, इसीलिए यहां पे H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है और वो NADP को NADPH2 पे रिड्यूस करता है। जब ये इधर होता ही नहीं है फोटोस्टम फर्स्ट में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोस्टम फर्स्ट में होता ही नहीं है, जब इधर होता ही नहीं है तो इधर कौन सा NADPH रिड्यूस हो जाएगा, कौन सा H पॉजिटिव ये प्रोड्यूस करेगा NADPH के लिए। ये तो तब केस सही था ना जब यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाती, लेकिन यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड होती है बेटा किसके साथ, इस फोटोस्टम सेकंड के साथ, फिर यहां पे H पॉजिटिव निकलेगा और वो H पॉजिटिव फिर बेटा स्ट्रोमा में जाएगा और NADP को रिड्यूस करेगा इनटू NADPH2। तो ये हमारे पास दोनों जो बेटा है गलत है। असर्शन एंड रीजन जो है दिस आर बोथ फॉल्स। नेक्स्ट, इन क्लोरोप्लास्ट NADP रिडक्टेस एंजाइम इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा NADP रिडक्टेस एंजाइम, ये आपका क्लोरोप्लास्ट बेटा हो गया। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में मैं बता रहा हूं बेटा आपको, इसमें हमारे पास इस तरह से, चलिए मैं मुझे अब पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, ठीक, इस तरह से बेटा हमारे पास ग्राइना होते हैं। ठीक है बेटा, ये ग्राइना हो गया बेटा, ठीक, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से बेटा ग्राइना हो गया। ठीक, और ये बेटा ये हो गया आपका स्ट्रोमा लैमिला, ये हो गया आपका स्ट्रोमा लैमिला। ठीक, तो हमारे पास अगर मैं एक ग्राइनम को बेटा इधर ले रहा हूं और इस तरह से बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरह से बेटा मैं इसको थोड़ा से मैग्नीफाई करके आपके लिए बना रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट में NADP रिडक्टेस एंजाइम कहां होता है, देखिए बेटा ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गया ल्यूमेन, ठीक है बेटा, और ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया स्ट्रोमा। ठीक है बेटा, ये इधर मैं स्ट्रोमा लिख सकता हूं इसको, स्ट्रोमा। ठीक, स्ट्रोमा, ये आपका बेटा हो गया स्ट्रोमा। ठीक, समझ में आ रही बात, चलिए ये स्ट्रोमा इधर हो गया। ठीक है बेटा, और ये हो गया बेटा स्ट्रोमा लैमिला। व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है बेटा,
और ये इसकी मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है बेटा, ग्राना की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, क्योंकि ग्राना को थाइलाकॉइड भी बोलेंगे तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है बेटा। ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक, ये स्ट्रोमा है। और क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में NADP रिडक्टेस एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होता है। NADP रिडक्टेस एंजाइम जो मेरे बेटे है, NADP रिडक्टेस एंजाइम बेटा यहां पे प्रेजेंट होता है, किसमें बेटा, मेम्ब्रेन, दिस इज NADP रिडक्टेस एंजाइम, NADP रिडक्टेस एंजाइम थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन बेटा इसका सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, during chemiosmotic hypothesis the concentration of H positive increases inside lumen, this is due to, अब देखिए बेटा ये हमारे पास अभी मैंने बताया आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड हो गया आपका, फोटो सिस्टम सेकंड, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया बेटा आपका, यहाँ से हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से O2 हाफ ऑफ O2 बेटा बाहर जाएगा, ठीक, और यहाँ पे बेटा 2H पॉजिटिव निकलेगा और मेरे बेटे इधर से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फोटोस्टम फर्स्ट सेकंड को मिलेंगे, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनसाइड इंक्रीजेस ल्यूमेन। अब देख लीजिए बेटा H पॉजिटिव मॉलिक्यूल इन ल्यूमेन के अंदर जमा हो रहे हैं जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, दिस इज ट्रू, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है कि क्यों H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ल्यूमेन, क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ये होता है, सही है ना, होता है ना, जब वाटर टूटेगा तभी यहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन बाय एन H कैरियर, देखिए एक तो इधर से H पॉजिटिव बेटा जमा हो रहे हैं, और दूसरी चीज बेटा आपको याद रखनी है, जहन में रखनी है कि यहां पे एक H पॉजिटिव के H हाइड्रोजन कैरियर होता है, ठीक है बेटा, यहां पे भी कुछ H पॉजिटिव होता है, ठीक, वो इसको बेटा इस तरह से इधर खींच के लाता है और इधर से भी बेटा H पॉजिटिव आते हैं स्ट्रोमा से और ल्यूमेन में जमा होते हैं। तो देयर आर 2 सोर्सेस जहां से ल्यूमेन में हाइड्रोजन एटम्स की या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से यहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और स्ट्रोमा से यहां पे हाइड्रोजन कैरियर एक होता है, ठीक है बेटा, तो वो इसको खींच के अंदर लाता है, यहां से ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू आ जाता है, ठीक है बेटा, और यहां से बाकी इस तरह से बेटा ये जमा हो जाता है। तो 2 सोर्सेज है जहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो जाती है। तो मैं बोलूंगा ये भी सही है, ठीक है बेटा, ये भी बेटा सही है। पंपिंग ऑफ H पॉजिटिव इनटू ल्यूमेन बाय CF0 या CF0 CF1, यहां पे बेटा होता है CF0 एंड CF1 पार्टिकल, ठीक है बेटा। CF0 CF1 पार्टिकल क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को पंप करेगा फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ये क्या बोलता है, पंपिंग ऑफ H पॉजिटिव इनटू ल्यूमेन, ये ल्यूमेन में नहीं ले जाती, ये ल्यूमेन से बाहर लाते हैं H को, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑप्शन बेटा गलत है, ठीक, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। समझ में आ रही बात, चलिए नेक्स्ट। केमिओस्मोसिस रिक्वायर्स, केमिओस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस इधर मैंने बनाया ही है, अब मैं इसी पे बेटा समझाऊंगा। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP सिंथेसिस, ये देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास ATP होता है यहाँ पे जब ये H पॉजिटिव बेटा बाहर जाता है तो यहाँ पे हमें ATP सिंथेसाइज होता है, लेकिन इस सिंथेसिस के लिए ये वाली मेम्ब्रेन जो है ना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसका होना बेटा जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इनको क्रॉस क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, जो अंदर H पॉजिटिव ज्यादा हो गए, जब ये H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे तभी जाके ATP बनेगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको बेटा मैं समझा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, केमिओस्मोसिस के लिए क्या चाहिए, फोटोस्टम सेकंड फर्स्ट चाहिए, नहीं चाहिए ना। देखिए बेटा फोटोस्टम फर्स्ट नहीं चाहिए हमें, चूंकि फोटोस्टम सेकंड से ही यहां पे H पॉजिटिव आते हैं, फोटोस्टम फर्स्ट से नहीं आते, तो इधर जो इस वाले क्वेश्चन में फोटोस्टम फर्स्ट का ऑप्शन दिया है ये गलत है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ कुछ नहीं करना है, रुबिस्को को कुछ नहीं करना है, इट ओनली नीड्स अ मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बात, नेक्स्ट। In C3 cycle, the first CO2 fixation product was 3 carbon compound. C3 cycle में जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है that was a 3 carbon compound, ठीक है बेटा, that's why it's called C3 cycle. Therefore the primary acceptor of CO2 was, देखिए बेटा अगर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रही बात, ठीक है बेटा, और हमारे पास C3 साइकिल बेटा जब चलेगा, जब C3 प्लांट्स, देखिए से फॉर एग्जांपल ये बेटा C3 साइकिल चल रहा है, ठीक
C3 प्लांट्स क्या करेंगे बेटा, C3 प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे तो पहला जो हमारे पास फिक्स स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ 3 कार्बन कंपाउंड। समझ में आ रही बात। अब इसमें एक कार्बन है तो हमारे पास जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें एक कार्बन। अगर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक, तो हमें लग रहा है कि ये 2 कार्बन होना चाहिए, तब जाके 2 कार्बन एंड 1 कार्बन मिलेगा और बनाएगा 3 कार्बन, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है बेटा। इट वाज फाउंड बाय द साइंटिस्ट दैट इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब देख लीजिए बेटा हिसाब कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। अगर ये 1 कार्बन है और अगर ये 2 कार्बन नहीं है, अगर ये 5 कार्बन है तो मसला तो गलत हो जाएगा ना, ठीक। अब देख लीजिए बेटा, अगर ये 2 कार्बन नहीं है, अगर प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन एंड 1 कार्बन कितना हो गया बेटा, 6 कार्बन, जबकि हमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड। ना ना, इस तरह से नहीं होता है। ये पहला स्टेबल कंपाउंड जो है ना बेटा, ये 3 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये 5 कार्बन है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है, ठीक है बेटा, इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक। और 1 कार्बन कंपाउंड के साथ जब ये बेटा मिलेगा तो ये बनाएगा 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो 6 कार्बन कम हमें लगता है ये बनाएगा, लेकिन क्या मैं 6 कार्बन कंपाउंड के बदले लिख सकता हूं कि ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, वो भी हो गया ना 3, ठीक। 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल, टोटल कार्बन फिर भी 6 आ गए ना, ठीक, और 5 और 1 6 हो गया, ठीक। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन C3 प्लांट्स, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। समझ में आ रही बात, इट इज नॉट ए 2 कार्बन कंपाउंड, इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन केल्विन साइकिल। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है बेटा हमें केल्विन साइकिल में। देखिए बेटा, हमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की बेटा जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात। तो अगर हमें 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्स करने होंगे, हमें बेटा एक के लिए 3 जरूरत पड़ते हैं, 6 के लिए बेटा कितने पड़ेंगे, 6 3 18 मॉलिक्यूल्स हमें बेटा जरूरत पड़ेंगे। अगर हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने हैं, हमें तो करने हैं ना 6 मॉलिक्यूल्स ही फिक्स, क्योंकि तभी जाके हमें क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल में हमें कितने एटीपी की बेटा जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो वो भी आपके पास दिया हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स। चलिए बेटा नेक्स्ट, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में 3 बड़े स्टेप्स हैं, आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं। पहला स्टेप दिया है कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन एंड रिजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं। कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में होता है बेटा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। समझ में बेटा आ रही बात। इसमें हमारे पास बनते हैं 2 मॉल। देखिए जब कार्बोक्सिलेशन क्या है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें बनेगा ना हमें 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड इसमें बनते हैं। तो एक के साथ बेटा बी आएगा। रिडक्शन जो है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन में हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। जब हमें रिडक्शन हो जाएगा, जब NADP बनेगा तो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बेटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और रिजेनरेशन में बेटा हमें क्या हो जाएगा, इट रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। जब हमें यहाँ पे रूबिस को वापस आ जाएगा तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बेटा की इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following is not correct for C4 plants? C4 plants के लिए क्या करेक्ट नहीं है, Adapted to dry tropical regions, ये करेक्ट है बेटा, ठीक। इनके पास क्रांजेनेट भी होती है, सही है। टॉलरेट हाई टेम्परेचर, सही है। शो फोटो रेस्पिरेशन, ये गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है बेटा। बिकॉज C4 प्लांट जो है दे लेक फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर एफिशिएंट। समझ में, दे आर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। Which of the following is not true about bundle sheath cells? बंडल शीथ सेल्स के रिलेटेड सही क्या नहीं है, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सही है बेटा। बंडल शीथ सेल्स हैं, ये अगर बंडल शीथ सेल्स है बेटा, इनमें हमारे पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक। इनके वाल्स थिक होते हैं, ये भी बेटा सही है। बंडल शीथ सेल्स के वाल्स थिक होते हैं, ये भी सही है। सेवरल फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द इस तरह से बंडल शीथ सेल्स जो है बेटा, दे फॉर्म सेवरल
लेयर्स, अगर ये एक लेयर होगी फिर दूसरी लेयर बनाएंगे फिर तीसरी लेयर बनाएंगे, ये भी सही है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, नहीं नहीं नहीं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, तो बेटा ये गलत है और यही हमारा सही वाला ऑप्शन है, ठीक, क्योंकि हमने विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाला हमने पिक करना था। चलिए बेटा नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पीईपी पेप, इसके रिलेटेड आपको बेटा ये एक दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पहले देख लें। इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है बेटा इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल, गलत है ना बेटा, ये हमारे पास होता है किस में बेटा, ये होता है हमारे पास मीजोफिल सेल्स में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आपकी टेक्स्ट पे डायग्राम बनाई होगी, मीजोफिल सेल में दिखाया है इसको, ठीक है बेटा। तो 1 is true and 2 is and 1 is true and 2 is false, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट, when the carbon dioxide to oxygen concentration is nearly equal, Ribisco will bind with, देखिए बेटा Ribisco हमारे पास जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड होता है, इसको भी फिक्स करता है बेटा, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है, ठीक है बेटा। देखिए अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रिबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तो उस टाइम रिबिस्को बेटा फिक्स करेगा बेटा किसको, उस टाइम रिबिस्को फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यह हो गया कि रिबिस्को जो है ये दोनों के प्यार के चक्कर में है, कभी इसके साथ प्यार जताता है कभी इसके साथ, लेकिन जब ये दोनों इसके एक ही बार आ जाएंगे तो इसका ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, ठीक है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, The biological function of photorespiration is, फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड शुगर्स नहीं है, इसमें कोई फूड शुगर नहीं बनता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ठीक, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी अगर हो भी जाएगा इसमें, लेकिन इसकी फंक्शन तो नहीं है ना, ये इसकी फंक्शन नहीं है, ठीक। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वट एवर इट इज, फंक्शन तो नहीं है इसकी है। इसकी बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, यानी इससे फायदा क्या आता है, ठीक है बेटा। इसकी असल फंक्शन क्या है, दैट इज स्टिल नॉट नोन, आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, ठीक है बेटा। तो इसकी बायोलॉजिकल फंक्शन जो है इट इज स्टिल नॉट नोन। और फोटो रेस्पिरेशन को बेटा याद रखें, अभी इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इसमें सिर्फ एनर्जी बेटा जाया हो जाती है, बनता कुछ नहीं है। चलिए, इन प्लांट्स ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज, ग्लूकोज जो है बेटा उसको हम स्टोर करते हैं, प्लांट्स जो है ना यूजुअली स्टोर करते हैं एज स्टार्च, इसको कुछ सोचना पूछना नहीं है। नेक्स्ट पे बेटा आ जाइए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डन बाय कॉर्नेलियस वैन नील, पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया था आपको, जब मैंने बताया था पहला ही क्वेश्चन की इसको प्रूव किया गया विद हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सही है, इसने बताया कॉर्नेलियस वैन नील ने। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा ये हमारे पास हो गया फोटोसिंथेसिस में वाटर, और ये हमारे पास बेटा हो गया C6H12O6, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी कि सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहां वाटर है, यहां से बोलता है ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, रिड्यूसेस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना इसको H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा, दैट मींस इसको बेटा रिडक्शन हो गया, ये इसको बेटा रिड्यूस करेगा और इससे क्या बनाएगा, ये रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट फूड में बेटा कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात? सही बात है, समझ में आ रही बात? शेंगे चूखा पर कहते बिच्छूस बीमार, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल सोर्स इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, सही है, ठीक। चलिए बेटा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, O2 इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O, मैंने आपको पहले ही बताया ये, ठीक, ये भी सही है, तो ऑल आर ट्रू, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, असर्शन 21, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स रिलीज एनर्जी, यहां से रेस्पिरेशन बेटा स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स रिलीज एनर्जी, ये सही है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो है बेटा इनसे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। दूसरा बता रहा है रीजन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो है ना इनकी बेटा ऑक्सीडेशन होती है, इसीलिए इनसे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो रीजन जो है ना, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम बोलेंगे इफ असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आपका इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, which of the following statements is not correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, एनर्जी कंटेंट इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इज रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल,
जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी होती है रेस्पिरेशन के बाद, वो एनर्जी फ्रीली रिलीज होती है सेल में। क्या फ्री एनर्जी होती है? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी इज नॉट रिलीज फ्रीली इन द सेल। आपके रेस्पिरेशन में बेटा लिखा है, बार बार इस पे बड़ा डिस्कशन लगा है एनसीईआरटी में, ठीक। इट इज नॉट रिलीज फ्री इन द सेल। अगर ये फ्री एनर्जी सेल में होती तब इसको एटीपी में एज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी नहीं रहना था। तब ये एनर्जी जब फ्री होती तब ये एनर्जी इस्तेमाल किसी भी सूरत में हो जाती, लेकिन जब ये एटीपी में रहती है ये एनर्जी, इस सेल जब चाहेगी इस्तेमाल करेगी, ठीक। तो अगर फ्री एनर्जी होती फिर सेल के चाहने से कुछ नहीं होता, फिर तो ये एनर्जी इस्तेमाल होनी थी, ठीक है ना। तो इनवॉलेंट्री थी, लेकिन सेल जब चाहती है तब एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएगी। यही तो मसला है कि एनर्जी रहता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसका मतलब है फ्री एनर्जी नहीं होता है, ठीक। तो ये गलत है बेटा, और यही इसका सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को भी फिर भी देख लेंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, ये सही है। एनर्जी इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी सही है बेटा, ट्रैप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज्ड कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकती है बेटा ये एनर्जी, बिकॉज इट इज नॉट फ्री एनर्जी, ठीक। तो ये आपको बता रहा है व्हाई दिस ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। आपको बोलना है कि रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा जो है इट एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। इट इज एक्चुअली द कार्बन स्केलेटन, ठीक है बेटा। कार्बन स्केलेटन जो होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है उसमें जो कार्बन स्केलेटन होता है, इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। से फॉर एग्जांपल ये C6H12O6 है बेटा, तो रेस्पिरेशन में जो बाकी मॉलिक्यूल्स बनेंगे सारी इसी से बनेंगे, इसको कार्बन स्केलेटन भी हम बोलेंगे, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के हिसाब से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बेटा देखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड सेल्स इज नॉट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। पहला बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड सेल्स इज नॉट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है ना। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो सेल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड सेल इज नॉट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही है। हमें इनकरेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, ठीक। जो बड़े प्लांट्स होते हैं बेटा, से फॉर एग्जांपल ये इसका लीफ है, यहां से बेटा ऑक्सीजन अंदर चला गया, अब ये जरूरी नहीं कि ये ऑक्सीजन रूट तक जाए, ना, ठीक। तो बल्कि प्लांट्स में गैसेस का डिफ्यूजन जो है, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। इसको यहां से लेके यहां तक डिफ्यूज नहीं होना है, जो लीफ के थ्रू गैस अंदर जाएगा ना, इसको बस थोड़ा सा डिफ्यूज होना है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है। यहां से रूट्स जो है ना, ये अपना ऑक्सीजन लेंगे, अपनी सेल्स को देंगे, यहां से लैंड सेल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन को यहां आने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है, ठीक। इन स्टम्स लिविंग सेल्स बीनीथ 12 गेट ऑक्सीजन वाया लैंड सेल्स, अभी बताया स्टम्स को लैंड सेल्स के नीचे से बेटा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, अभी दिखा रहा हूं बेटा सारी सेल्स जो है ना ऑलमोस्ट प्लांट में दे आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। लीफ सेल इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, रूट सेल्स दे आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, स्टम की सेल्स दे आर कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन वाया लैंड सेल्स, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन प्लांट्स आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, जबकि ये लिखता है आर नॉट कनेक्टेड, तो ये गलत है, ठीक, और यही हमारा सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, choose the incorrect statement. The first cell on this planet lived in absence of oxygen, ठीक। जो पहले ऑर्गेनिज्म थे they were anaerobic, सही है। they lived in the absence of oxygen, सही है। many organisms are adapted to anaerobic conditions, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है बेटा they are adapted to anaerobic conditions, सही है। अभी भी बहुत सारे एनारोबिक हैं। एनारोब्स रिटेन एंजाइम मशीनरी फुल्ली डाइजेस्ट ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, गलत है। एनारोब्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसमें जो हमारे पास ग्लूकोज है वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता है बेटा, वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। क्या होता है बेटा, पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन हम इसको बेटा बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात। इन सम ऑर्गेनिजम्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ओब्लिगेट, तो बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन ओब्लिगेट है, ये भी सही है। तो ये गलत है, यही सही हमारा है, इनकरेक्ट वाला सिलेक्ट करना था। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस पाथवे को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस बोले, जो मजा आए वो बोल लो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। इधर ग्लाइकोलिसिस नहीं है ना ऑप्शन, लेकिन EMP जो है ये भी क्या है बेटा, इसको भी हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है बेटा। तो ये इसका हमारा सही ऑप्शन बनेगा।
चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस इज सीन इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है बेटा, ठीक, क्योंकि एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में होता है। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन, सही है, अभी बताइए आपको। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, सही है बेटा। फ्रक्टोज कैन नॉट रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, फ्रक्टोज जो है इट कैन नॉट रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। देखिए बेटा, हमारे पास ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है, और हमारे पास बेटा फ्रक्टोज जो है, क्या है बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, समझ में आ रही बात? इन दोनों से हमारा ग्लाइकोलिसिस चल सकता है, लेकिन इससे बेटा ज्यादा चलता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है इट कैन नॉट रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सॉरी एक मिनट, हमें इनकरेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। ये बोलता है देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, मैं फिर से बेटा बताऊंगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, इन दोनों से बेटा हम स्टार्ट कर सकते हैं कौन सा प्रोसेस बेटा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इन दोनों से बेटा स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज से भी फ्रक्टोज से भी। इसका मतलब है जिस तरह से ग्लूकोज रेडिली बेटा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जा सकता है, और ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है, कोई मसला नहीं है, दोनों के दोनों बेटा जा सकते हैं। लेकिन ये बोलता है फ्रक्टोज कैन नॉट readily enter the glycolytic pathway, when it can readily enter into the glycolytic pathway, but ये बोलता है it can not readily enter into the glycolytic pathway। तो क्या बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है? गलत बोलता है ना, गलत बोलता है, यही तो सही है हमारे पास, समझ में आ रही बात? चल बेटा, which of the following statement is wrong? CO2 is produced during alcoholic fermentation, alcoholic fermentation में CO2 बनता है, CO2 is produced during aerobic respiration में भी CO2 निकलता है, CO2 is produced during lactic acid ferment, नो, यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन CO2 नहीं निकलेगा, ठीक। यहां पे हमें ATP भी बनेगा, ठीक, लेकिन CO2 भी निकलेगा। यहां पे बेटा हमें क्या बनेगा, यहां पे हमें बनेगा इथेनॉल बेटा बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ CO2 भी निकलेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमें CO2 नहीं निकलता है, ये अब के बोलता है CO2 इज प्रोड्यूस्ड, तो ये गलत है, हमें गलत वाला ही सिलेक्ट करना है ना, तो ये सही ऑप्शन है। CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बोथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट, which of the following enzyme is not used in alcoholic fermentation? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये वाला एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक, बिकॉज ये इस्तेमाल होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड इन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स कहां बनते हैं? क्या साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं? नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोलिसिस होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस में हमें ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा बनते हैं कहां बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल भी वही चलता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वही चलता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी वहीं पे हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसी तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, the complete oxidation of pyruvic acid by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving behind 3 molecules of carbon dioxide refers to। देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, कहां पे हो जाएगा? बाय स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। हमारे पास जो पायरुविक एसिड है, जितने भी बेटा उसमें हाइड्रोजन एटम्स है, वो सारे हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे उसमें, लिविंग बिहाइंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हमें रहेंगे बाद में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पायरुविक एसिड का आगे बेटा जाएगा, जब पायरुविक एसिड की फर्दर रेस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक, जब वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है वो बाहर निकलेंगे, अंदर रहेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट एक्चुअली रेफर्स टू क्रेब्स साइकिल। ये सारा कहाँ होता है बेटा? क्रेब्स साइकिल में ही होता है। Which of the following is not true about oxidative decarboxylation? Oxidative decarboxylation के लिए सही क्या नहीं है? It is a complex set of reactions, सही है बेटा, it is a complex set of reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase, ये इसको catalyze करता है, requires participation of several coenzymes, ये भी बेटा सही है। Not requires amine positive, it requires amine positive, तो ये गलत है, यही इसका क्या हो गया बेटा? सही ऑप्शन हो गया। टेक्स्ट बुक में आपकी एक रिएक्शन दिखाई हुई है इसकी, वहां पे amine positive बेटा लिखा हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट, in first step of Krebs cycle, oxaloacetic acid combines with a
क्रब साइकिल के पहले स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है बेटा, क्रब साइकिल में के पहले स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इट कंबाइंस विद 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड। ये किसके साथ कंबाइन होता है? ये होता है बेटा कंबाइन विद 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड। अब मुझे बताओ 4 कार्बन और 2 कार्बन कितने बेटा बन गए? 6 कार्बन कंपाउंड। तो वहां पे बेटा क्रब साइकिल में हमें क्या बनता है? इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझ में बेटा आ रही बात? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है इसी को बेटा क्रब साइकिल भी बोलते हैं। इसमें याद रखेंगे बेटा हमेशा आप कि पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है इट ऑलवेज कंबाइन विद 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है बेटा। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड इन क्रब साइकिल? डायरेक्टली बेटा 2 ही बनते हैं। ठीक है, बाकी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH और कुछ बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ, एक हमें बनता है इन द फॉर्म ऑफ GTP। ठीक, GTP को भी हम कंसिडर करते हैं ATP है। ठीक है, FADH2 और NADH2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो क्रब साइकिल में डायरेक्टली ATP बनते हैं सिर्फ 2 ही बनते हैं और वो भी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ GTP, मैंने बताया। तो GTP इज इक्वल टू द ATP। चलिए बेटा नेक्स्ट। इन ETC का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 4 इज आल्सो कॉल्ड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें बेटा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। पहले कॉम्प्लेक्स 1 होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 होता है, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स 4 होता है और उसके बाद बेटा यहाँ पे होता है CF0 एंड CF1। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इनके अलग अलग नाम है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following electron carrier is not present in कॉम्प्लेक्स 4? कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट नहीं है? कॉम्प्लेक्स 4 जो बेटा है, कॉम्प्लेक्स 4 इस तरह से देखेंगे आप। ठीक, कॉम्प्लेक्स 4 में आपका पहला कॉपर सेंटर ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपर सेंटर ए आ जाएगा आपका, कॉपर सेंटर ए। फिर आ जाएगा बेटा साइटोक्रोम A3। ठीक है बेटा, और इसके बाद बेटा आपका आ जाएगा साइटोक्रोम A भी बेटा इसमें आ जाएगा और इसके बाद आपका आ जाएगा कॉपर सेंटर B आ जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें? अब देखो बेटा, साइटोक्रोम A भी आ गया, A3 भी आ गया, A भी आ गया, कॉपर सेंटर B भी आ गया, कॉपर सेंटर A B साइटोक्रोम FMN इसमें नहीं होता। ये बेटा इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट। The energy released during electron transport system is utilized in। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान एनर्जी यूटिलाइज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब बेटा चलेगा ETC इस तरह से। ठीक है बेटा, ETC जब इस तरह से चलेगा तो इस तरह से बेटा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी उससे हमें क्या फायदा आता है? उससे हमें इधर फायदा आता है। ठीक है बेटा, क्योंकि उससे हमें यहाँ पे बेटा क्या बनता है? इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ H2O, इट इज यूज्ड डायरेक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। ये इसका सही ऑप्शन है। Which of the following statements are not correct? स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 दिए हुए हैं, आपको बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन नहीं है। यानी कि 2 जो गलत होंगे ना उन्हीं को बेटा सिलेक्ट करना है। पहला, इन स्टम लिविंग सेल्स आर अरेंज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। सही है बेटा, स्टम में लिविंग सेल्स जो है दे आर अरेंज्ड इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। सही है। स्टम सेल्स हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। सही है बेटा। स्टम द सेल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ stem, the cells present in the interior of stem are living and can perform photosynthesis. The cells present in the interior of the stem are living and can perform अब देख लीजिए बेटा, ये स्टम है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो सेल्स है ना बेटा ये जिंदा सेल्स होती है, लिविंग सेल्स होती है। यहाँ से बेटा इनको ऑक्सीजन वगैरह में, लेकिन जो बीचों बीच सेल्स होती है ना, ठीक है बेटा, इधर ये होते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ वुड, और ये वुड जो हमारे पास होते हैं ना इसमें यूजुअली होते हैं बेटा डेड सेल्स। क्या होते हैं? डेड सेल्स। तो क्या ये दूसरा ऑप्शन जो है ना, सेल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सेल्स आर लिविंग, गलत है ना? एंड कैन परफॉर्म, इधर फोटोसिंथेसिस, बीच में सिस्टम की सेल जो है ना, वुड जो है ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। तो ये ऑप्शन आपका बेटा गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ए प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विद एयर। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड विद एयर। देखिए स्टम की भी कुछ सेल्स एयर में कनेक्टेड है, लीफ की सेल्स कनेक्टेड है, रूट की सेल्स कनेक्टेड, लेकिन स्टम के बीचों बीच जो सेल्स है ना वही वाली सेल्स सिर्फ कनेक्टेड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ए प्लांट आर कनेक्टेड विद एयर, जबकि ये बोलता है आर नॉट कनेक्टेड, तो ये भी गलत है। तो कितने बेटा गलत है? सी एंड डी जो है बेटा ये गलत है। ठीक, हाँ नेक्स्ट। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एक गो इन्वर्टेज। सिंपल है, आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट है। चलिए बेटा
टेक्स्ट की लाइन थी ये। assertion the maximum concentration of alcohol in naturally produced beverages is less than 13%। सही है बेटा, जो नेचुरली प्रोड्यूस अल्कोहलिक बेवरेजेस होंगे उनमें अल्कोहल परसेंटेज 13% से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यीस्ट पॉइजन्स देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 30%। ये भी सही, ये भी सही। तो इफ assertion is true and reason is the correct explanation of assertion। बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ। देखो बेटा यहां से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका तीसरा चैप्टर। सेलुलर लेवल में हम ग्रोथ किसको बोलेंगे? देखिए हम ग्रोथ को बेटा डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? इट्स एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए प्लांट, इट्स एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एनिमल, इट्स एन इंक्रीज इन द ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, लेकिन एक सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें ग्रोथ को कैसे बेटा डिफाइन करोगे? या हमारी बॉडी की एक सेल की ग्रोथ आपको बतानी है। फॉरगेट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपने बॉडी की एक सेल निकालो, बोलो कि ये सेल या 5 सेल्स को निकालो, इधर टेबल पे रखो, फिर बोलो इन सेल्स में से ग्रोथ किस सेल में ज्यादा हो गई? कैसे बोलोगे? साइज उनका सेम है, सब कुछ उनका सेम है, ग्रोथ उनका सेम है। अब मुझे बताओ, साइज सेल्स का सेम है, शेप सेम है, सब कुछ सेम है, आपको बताना है कौन सा सेल ने ज्यादा ग्रोथ किया है। कैसे बताओगे? आप बेटा क्या करोगे उस टाइम? आप बेटा उस टाइम जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है उसका कंटेंट मेजर करोगे। जिस सेल में ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है उस सेल ने ज्यादा ग्रोथ किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट बिहाइंड द ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है सेलुलर लेवल पे, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। ये सेल है, इसमें कितना बेटा प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, दूसरी सेल जो है अगर इसका भी साइज इतना है लेकिन प्रोटोप्लाज्म कम है तो ये वाली सेल जो है ना इसकी ज्यादा ग्रोथ होगी। साइज वाइज कोई मैटर सेलुलर लेवल पे नहीं करेगा, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इंक्रीज इन सेल साइज ना, इंक्रीज इन सेल नंबर ना, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम ना, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटा, चलिए। वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। देखिए एक वाटरमेलन जब ये बनेगा ना, ठीक, अभी मार्केट में आए हैं, अभी ठीक नए नए आए हैं, खाओ। लिए हमारे पास एक वाटरमेलन होता है इतना छोटा सा, डॉट दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक, जब स्टार्ट होता है फ्रूट बनना, फिर हो जाता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, यानी कि जितना वाटरमेलन का साइज देखते हैं उसका इनिशियल साइज जो है ना, जो आज हम साइज देखते हैं, दैट इज 3,50,000 टाइम्स देन इट्स इनिशियल साइज, यानी कि इतना इसका इंक्रीज हो गया है। तो ये किसकी एग्जांपल है? इट इज एन इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इट इज इंक्रीज इन सेल साइज। समझ में आ रही बात? द सेल्स आर एट, ये हमारे पास इधर एट होगा, द सेल्स एट विच फेज आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। बताओ बेटा सेल्स कौन से फेज में प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा रिच है? फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फेज ऑफ इलोंगेशन, मैचुरेशन, ऑल ऑफ दैट। वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब आपका एक कंफ्यूजन रहेगा बेटा जहन में। मैं अभी बताया आपको सेलुलर लेवल में पे ग्रोथ कब बोलेंगे? जिस सेल में ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन इधर मेरिस्टेमेटिक देखो ग्रोथ के 3 फेजेस हैं। ठीक है बेटा, एक होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन, उसको बेटा बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज भी। ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक फेज, या मैं बोलूंगा फेज ऑफ सेल। अभी इस फेज में सेल्स क्या होते हैं बेटा? डिवाइड होती है। उसके बाद बेटा हो जाएगा फेज ऑफ इलोंगेशन। समझ में आ रही बात? फेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक, चलिए बेटा इलोंगेशन। और इसके बाद आपका हो जाएगा बेटा फेज ऑफ मैचुरेशन। क्या हो जाएगा? फेज ऑफ मैचुरेशन। समझ में आ रही बात? अब देख लीजिए, मैं बोलता हूं कि मेरिस्टेमेटिक फेज में ही सेल का बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है, तो इसको तो ग्रोथ होगी है, इसको फिर इलोंगेट और डिवाइड, इलोंगेट करने की क्या जरूरत है और मैचुरेशन फेज में जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, इसको समझो, ये आपके एनसीईआरटी ने दिया है और बिल्कुल सही दिया है। फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है, लेकिन सेल का साइज भी इधर कम होता है, तो इधर सेल के साइज के हिसाब से ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन फेज ऑफ मैचुरेशन में आप देखेंगे सेल का साइज बड़ा है। ठीक, अब यहां पे प्रोटोप्लाज्म कम पड़ जाता है। दैट इज वाई क्या हम बोलते हैं कि यहां पे सेल्स होते हैं रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बट इट डज नॉट मीन कि यहां पे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है। यहां पे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है बट विद रिस्पेक्ट टू द सेल साइज, लेकिन सेल का साइज बहुत छोटा होता है और इधर सेल का साइज बहुत ज्यादा होता है। असल ग्रोथ क्या है कि सेल का साइज भी बहुत ज्यादा हो और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा हो। ठीक, आप देख लीजिए सेल का साइज छोटा है, क्या उसके छोटे से साइज में बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो सेल की असल ग्रोथ किस में बेटा हो जाएगी? मुकम्मल ग्रोथ हो जाएगी फेज ऑफ मैचुरेशन में। ठीक, तो यहां पे फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है ना, इसमें ज्यादा होती है बेटा सेल रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज इसमें सेल का साइज भी बहुत कम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इंक्रीज इन वैक्यूलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ।
इंक्रीज वैक्यूलेशन जो है ना, यानी कि वैक्यूल कहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है, ये फेज ऑफ इलोंगेशन में जब सेल इलोंगेट होती है तो इसका वैक्यूल भी बेटा इस तरह से इलोंगेट होता है। फेज ऑफ वैक्यूलेशन जो है इसका सही आंसर है। ठीक, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ के रिलेटेड ट्रू क्या नहीं है? सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। ये आपके पास बेटा एक सेल है, इसका अर्थमेटिक ग्रोथ हो जाएगा, एक माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, तो एक सेल से दो सेल बनेगी। ठीक, तो माइटोटिक डिवीजन ही हो गया, तो ये सही है। सेल्स ऑल सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, नहीं देखिए एक सेल थी, एक से दो सेल्स बन गई, एक सेल बेटा स्पेशल बनेगी और ये एक सेल जो है ना ये कंटिन्यूअसली डिवीजन करेगा। ठीक, अगर ये एक सेल बेटा स्पेशल बन गई आपकी, ठीक, तो दूसरा सेल डिवाइड करेगी, फिर से दो सेल्स बनाएगी, एक और दो, तो यहां पे बेटा टोटल सेल्स 3 आ गए। ये पहला माइटोटिक डिवीजन था, ये दूसरा माइटोटिक डिवीजन है। समझ में? वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, है ना, एक डॉटर सेल, देखिए ये दो डॉटर सेल्स थी, एक ने कंटिन्यूअसली डिवाइड किया और एक स्पेशल बन गई। अब ये दो है, इसमें से फिर से एक स्पेशल बनेगी और ये एक कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, तो ये भी बेटा हमारे पास सही है। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या था? ऑल सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, यहां पे सारी सेल्स स्पेशलाइज्ड नहीं बनती हैं, नॉट ट्रू, तो यही गलत है ना, और यही हमारा सही ऑप्शन है, बाकी सारे सही है। ग्रोथ टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट रेट, ग्रोथ का कांस्टेंट रेट होता है, क्योंकि ये देखो एक सेल थी, फिर कितने बन गए? 2, फिर कितने बन गए? 3, अब कितने बन गए? 4, अब कितने बन जाएंगे? 5, फिर 6, फिर 7, तो कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ जो है ना बेटा हो जाती है। इस तरह से बेटा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा कांस्टेंट ग्रोथ हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट। Cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm during. Cells जो है बेटा इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, इनके सेल वॉल में भी चेंज होती है, इनके प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज होती है, और ये चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन। क्लियर? चलिए, The cells positioned away from the root apical meristem differentiate into, अगर बेटा ये हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, रूट एपिकल मेरिस्टम, जब सेल्स का डिफरेंशिएशन बेटा हो जाएगा, अगर कोई सेल इधर है बेटा रूट एपिकल मेरिस्टम से बहुत दूर है, ये सेल जो है इट विल मैच्योर इनटू रूट कैप, इसी सेल से क्या बनेगा बेटा? रूट कैप बनेगा। ठीक, तो रूट एपिकल मेरिस्टम से जो दूर सेल होगी उससे रूट कैप बनेगा, उससे यहाँ पे कोई जाइलम फ्लोएम बनने वाला नहीं है, एपिडर्मिस नहीं बनेगा, एपिडर्मिस क्योंकि इधर बेटा बाहर वाली सेल से होता है जो पेरिफेरी की ओर होंगे, कॉर्टेक्स नहीं बनेगा, कॉर्टेक्स बेटा ये वाली सेल से इधर बनेगा। ठीक है बेटा, पेरिसाइकिल भी इधर होगा, लेकिन जो रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर पोजीशन होगी उससे रूट केप ही बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट। एनवायरमेंटल हेटेरोफिली इज सीन इन, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली बेटा बटर कप में होता है। हेटेरोफिली क्या है? चेंज इन द शेप ऑफ द लीव्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स और विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट हैबिटेट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होंगे तो उनके शेप का लीफ एक तरह का होता है, और अगर यही प्लांट्स जो है बेटा ये हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे तो इनके लीफ का शेप दूसरा होगा, लेकिन प्लांट है एक ही। इस डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स को बोलते हैं हेटेरोफिली। तो ये हेटेरोफिली दो तरह की होगी, एक हैबिटेट के हिसाब से ये चेंज करेंगे अपने लीफ का शेप, इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल हेटेरोफिली, और दूसरा हो गया डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। अगर कोई प्लांट जुवेनाइल स्टेज में है, अभी छोटा है, तो उसके लीफ का एक शेप हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा उसके लीफ का एक डिफरेंट शेप होगा। तो अगर आप यूजुअली कोई देखेगा जो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये जब वो जुवेनाइल फेज में देखेगा तो बोलेगा ये एक प्लांट है, जब एडल्ट फेज में देखेगा तो बोलेगा ये दूसरा प्लांट है, ये वो नहीं है। जब एक प्लांट को देखेगा एक्वेटिक हैबिटेट में तो बोलेगा ये एक प्लांट है, और उसी प्लांट को देखेगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बोलेगा ये दूसरा प्लांट है, क्योंकि शेप ऑफ द लीव्स विल बी एंटायरली डिफरेंट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हेटेरोफिली, और एनवायरमेंटल हेटेरोफिली बटर कप में बेटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के रिलेटेड सही क्या नहीं है? सीड डॉर्मेंसी इज कंट्रोल्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, ये गलत है। ठीक, सीड डॉर्मेंसी जो है इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स। ठीक, तो यही तो सही ऑप्शन है क्या इसका? ठीक, चलिए बेटा, और फिर भी मैं ये देख रहा हूं, इट मे बी कॉज्ड बाय इनहिबिटर्स लाइक फिनोलिक एसिड, इससे भी बेटा सीड डॉर्मेंसी हो सकती है। हार्ड एंड इम्परमेबल सीड कोट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी, सही है। सीड डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशंस लाइक यूज ऑफ नाइव्स, ये भी सही है, तो पहला ही गलत था बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट। Which of the following is not the character of cells in meristematic phase of growth? Meristematic phase of growth में जो cells होते हैं उनका कौन सा कैरेक्टर नहीं है, कौन सा कैरेक्टर उनका नहीं है? मेरिस्टेमेटिक फेज में जो अभी बताया सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म है उनका कैरेक्टर, इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, नो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में जो बेटा सेल्स होती है, इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया था जब आपको पढ़ाया था, ये जो बेटा यहाँ पे सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक फेज में जो बेटा सेल्स होती है, ठीक, ये सेल्स जो है ये आपस में बेटा कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ एबंडेंट
एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। इनमें आपस में बेटा इस तरह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते। ये डायग्राम मैंने आपको क्लास में भी बनाई थी। ये बोलता है नो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। तो गलत ये है, सही भी यही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल सीन इन। ये अभी बेटा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये अभी मैंने क्वेश्चन बताया, इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है सेल का। ठीक, तो ये इसका सही वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए करेक्ट क्या नहीं है? अभी बताया आपको, सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। ये बेटा हमारे ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अभी बताया। ये एक सेल है बेटा, ये माइटोटिक डिवीजन करेगी और माइटोटिक डिवीजन से इसमें दो सेल्स बनेगी। समझ में आ रही बात? ठीक, तो सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक, सम सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये वाली सेल स्पेशल, ये स्पेशल नहीं बनेगी, फिर क्या करेगी बेटा? ये सेल देखिए बेटा, ये तो हो गई ये वाली सेल जो स्पेशल है। अब ये वाली सेल जो है ये फिर से बेटा डिवाइड करेगी, ये फिर से बेटा दो सेल्स बनाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सम सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड सही है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट ग्रोथ रेट। कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है यहाँ पे सेल नंबर 1, यहाँ पे सेल्स 2 है, यहाँ पे सेल्स 3 है, फिर 4 है, 5 है। अभी आपको बताया कांस्टेंट ग्रोथ रेट रहेगा इसमें। और आफ्टर थर्ड माइटोटिक डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स विल बी 8। मुझे बताओ, ये पहला माइटोटिक डिवीजन है, ये दूसरा माइटोटिक डिवीजन है। मैं बेटा एक और माइटोटिक डिवीजन करूंगा, तीसरा माइटोटिक डिवीजन। इसमें कितनी सेल्स बनेंगे? ये होगी आपकी एक स्पेशल सेल जो पहले बनी है। अब इन दोनों में से भी बेटा एक बनेगी स्पेशल सेल। ठीक है बेटा, अब ये एक जो है ना, ये डिवाइड करके फिर से दो सेल्स बनाएगी। ठीक है बेटा, ये फिर से दो सेल्स बनाएगी। अब इधर कितनी सेल्स बेटा बन गई? 1 2 4। तो यहाँ पे 4 ही सेल्स बन गई है ना, 4 सेल्स बन गई। ये बोलते हैं कि थर्ड माइटोटिक के बाद 8 सेल्स बनेंगे। बनती है? नहीं बनती है, 4 ही बनती हैं। तो ये गलत है और यही आपका सही है। इसमें हमें क्या करना पड़ा? जो गलत वही सही, जो गलत वही सही। ठीक, बहुत सारे ऑप्शंस में यही करना पड़ा और यही नीट में आपको ब्रेन को ना इधर उधर करेगा। जो गलत है वही ऑप्शन आपको कभी सिलेक्ट करना होता है, तो वही सही ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट। Which of the following is not correct about cellular differentiation? सेलुलर डिफरेंशिएशन के रिलेटेड करेक्ट क्या नहीं है? सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। सही है बेटा, सेलुलर डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तो सेल्स को सेल वॉल्स में भी चेंज होता है और प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स चेंज इनटू परमानेंट सेल्स। सही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं पहले, फिर चेंज होते हैं इनटू परमानेंट सेल्स। सेल्स डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल्स बेटा नए से बनते हैं, लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉरक कैम्बियम नहीं होता है, क्योंकि कॉरक कैम्बियम जो है बेटा ये हमारे पास ये कॉरक कैम्बियम जो है ये बेटा मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है। तो ये गलत है, हमें नॉट करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है ना, तो यही बेटा हमें सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट। अल्लाह। Which of the following is an example of heterophily due to environment? बटरकप। ये भी बेटा रिपीट अभी ये दूसरी तरह से है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो भी बताया आपको। Which of the following is an adenine derivative? एडेनिन डेरिवेटिव एंजाइम कौन सा है बेटा? काइनेटिन जो है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है बेटा इट्स अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। बाकी इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो मैंने दिए हैं, दीज आर नेचुरल। समझ में आ रही बात? चलिए, विच आर द फॉलोइंग हैज़ मैच्योरिटी व्हेन स्प्रेड इन जुवेनाइल कोनिफर्स। जुवेनाइल कोनिफर्स को बेटा अगर हम उसका स्प्रे करेंगे तो उसमें जल्दी से मैच्योरिटी आ जाएगी। अदरवाइज कोनिफर्स जो है उनको मैच्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो हमारे यहाँ पे यूजुअली जंगल के प्लांट्स होते हैं। तो जिबरलिन्स अगर बेटा हम उनको स्प्रे करेंगे तो उससे वो जल्दी बालिग हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स। कुकुम्बर्स में फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है आपका इथाइलिन। ठीक, सिंपल सिंपल। ठीक। Which of the following prevents precocious reproductive development late in the growing season? यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो अर्ली, प्रिकॉशियस मींस अर्ली, ठीक है बेटा, प्रिकॉशियस मींस अर्ली, जो अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन को बेटा क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, यानी कि जल्दी से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमें रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा लेट आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमारे पास मस्टर्ड है, मस्टर्ड प्लांट को रिप्रोडक्टिव फेज अगर विंटर में आ जाएगा तो विंटर में कोई पॉलिनेटर होगा नहीं, वो उसको पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, तो हमारा पूरा मस्टर्ड प्लांट जो है ना वो उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है बेटा? मस्टर्ड प्लांट जो है उसको बेटा कोल्ड ट्रीटमेंट होता है विंटर का, तो
तो कोल्ड ट्रीटमेंट से उसमें फ्लावरिंग लेट हो जाती है, तो लेट फ्लावर निकलते हैं मार्च अप्रैल में। आज फ्लावरिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा, तो फ्लावरिंग निकलेगी लेट लेट मार्च में या मिड मार्च में, यानी कि विंटर के बाद, तो अब उसका फ्लावरिंग लेट होता है, तो अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट किया, अब लेट निकलता है। क्यों निकलता है? बिकॉज ऑफ द कोल्ड ट्रीटमेंट, एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। समझ में आ रही बात? तो वर्नलाइजेशन से ये हो जाएगा। थैंक यू। ठीक, ये आपका था बेटा आज का प्लांट फिजियोलॉजी, आपका इस तरह से बेटा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया आपके बॉटनी का मेजर पोर्शन। हमारा एक लेक्चर बचा है बेटा आपकी बॉटनी में, दैट इज डाइवर्सिटी। उसमें 3 चैप्टर्स हैं, उसमें आपका आ जाएगा बेटा लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपका आ जाएगा बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। इंशाल्लाह मैं कल या परसों वो लेक्चर भी आपको बेटा दे दूंगा। ठीक, हैव ए नाइस डे, और अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, कामयाबी से नवाजे। ठीक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।